नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देते हैं हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। मगर सबसे पहले आज हम बात करेंगे राजधानी दिल्ली के बारे में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। दिल्ली में कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि गिरफ्तारी के विरोध में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई थी। और इस सुनवाई के दौरान जहां एक और आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा, जहां एक और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वो कोई आदतन अपराधी नहीं है। वहीं ईडी ने भी साफ तौर पर कहा कि चुनाव के आधार पर जमानत देना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके अलावा इस आधार पर कि जमानत याचिका जिस तरीके से सांसद संजय सिंह को जमानत मिली और वो दुरुपयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका भी एक गलत मैसेज लोगों तक जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस के बाद इस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अब इस मामले में अगली सुनवाई गुरुवार 9 मई को हो सकती है। वहीं दूसरी ओर आज उनकी जो न्यायिक हिरासत है वो भी खत्म हो रही थी, जो राउजमनी कोर्ट में उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया, जहां उनकी न्यायिक हिरासत आगामी 20 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है। लिहाजा साफ कहा जा सकता है कि जहां एक और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, वहीं उनकी न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी गई है। हालांकि लंबी सुनवाई के बाद आशंका जताई जा रही थी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है, लेकिन 2:30 बजे ठीक जो बेंच है वो उठ गई और उसके बाद फैसला सुरक्षित रख दिया गया। लिहाजा देखना लाजमी होगा कि जब भी इस मामले में अगली सुनवाई होती है तो क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोई राहत मिल पाती है या उनके लिए जो आफत है वो बरकरार रहती है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो वहीं दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। कांग्रेस की पूर्व प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने आज बीजेपी ज्वाइन की। बता दें कि जिस तरह से राधिका ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते कि यहाँ पर सभी महिलाओं के साथ अभद्र भाषा से इस्तेमाल किया जाता है और मेरे साथ भी बंद कमरे में अभद्र भाषा की गई थी। उसको लेकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उन्होंने लगातार कहीं न कहीं कांग्रेस को घेरते नजर आई है। उन्होंने कहा था कांग्रेस को मैंने हमेशा लेटर लिखा, राहुल गांधी को लेटर लिखा, प्रियंका गांधी को लेटर लिखा, खड़गे को लेटर लिखा, सुरजेवाला को लेटर लिखा, लेकिन आखिरकार उनकी बात नहीं सुनी। इसको लेकर उन्होंने कल उनको धोखा दिया, लेकिन आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। कहा है कि जिस तरह से बीजेपी का काम चल रहा है, क्योंकि मैंने कांग्रेस में रहते हुए राम मंदिर को जाकर के दर्शन किए थे, उसके बाद ही मेरे साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता, जिससे मैं दुखी होकर कांग्रेस का साथ छोड़ा और आज मैं बीजेपी में शामिल हो रही हूँ। दिल्ली से अजय चौहान। तो वहीं संभल में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से गुहार लगाई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बेग। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के दौरान प्रशासन पर समाजवादी पार्टी ने गड़बड़ी का आरोप लगाया। सपा समाजवादी पार्टी ने ट्विटर हैंडल से भी प्रशासन की शिकायत की। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनावी जनसभा के दौरान भी बीजेपी और पुलिस प्रशासन पर जमकर हमला बोला। आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रही है। आपको बता दें कि आज लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान हुआ, जिसमें मैनपुरी, बदायूं, फिरोजाबाद, आगरा समेत कई ऐसी सीटें रही जो हॉट सीटों के रूप में जानी जाती हैं। मैनपुरी से डिम्पल यादव, बदायूं से आदित्य यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव जो मुलायम सिंह परिवार के सदस्य हैं वह चुनाव मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी, बदायूं, आगरा समेत कई सीटों पर पुलिस और प्रशासन पर आरोप लगाया कि यह मतदाताओं को बेवजह परेशान कर रहे हैं और साथ ही साथ बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक्स पर लिखे जाने के बाद चुनाव आयोग ने मामले को गंभीरता से भी लिया है। वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव कई चुनावी जनसभा पर रहे, लेकिन इस दौरान उन्होंने
बड़ा हमला बोला और कहा कि पुलिस और प्रशासन बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जितना उत्पात मचाना हो प्रशासन मचा ले, जनता इस बार सबक जरूर सिखाएगी। फिलहाल जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के एक्स पर पोस्ट के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है, वहीं देखना यह है कि इन शिकायतों को चुनाव आयोग किस तरह गंभीरता से लेता है और किस तरह कार्रवाई करता है, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल चुनाव आयोग ने आज तीसरे चरण के मतदान के लिए कहीं कोई गड़बड़ी न हो, कोई बूथ कैप्चरिंग न हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम भी किया था। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। तो वहीं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने आईटीओ पर विरोध प्रदर्शन किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। आज आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। बताते जिस तरह से अलगाववादी और खालिस्तानियों के विरोध में उन्होंने पैसा वसूल किया था, उसको लेकर के बीजेपी ने आज विरोध प्रदर्शन किया था। बताते कि जिस तरह साहब का कहा कि उन्होंने खालिस्तानियों से चुनाव में पैसा लिया था और उनके नाम सामने आए हैं। यानी बता दें कि बीजेपी ने लगा साहब कहा कि 12 से उन्होंने खालिस्तानियों ने पैसा दिया और अरविंद केजरीवाल को पंजाब में चलाई। इसको लेकर के बीजेपी ने कई तंज कसे और कई ऐसे सवाल खड़े करे कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें पड़ती जा रही है। उसको लेकर बीजेपी ने काफी विरोध प्रदर्शन किया। अब देखना ये होगा आखिरकार इस विरोध प्रदर्शन से बीजेपी का क्या चुनावों से कोई स्टैंड है या कुछ बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पहले से ही मुसीबतों में चल रहे हैं। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। वहीं रायबरेली पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। रायबरेली लोकसभा की हॉट सीट पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में मामला और दिलचस्प होता जा रहा है। बता दें कि कल देर शाम प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली के भूये मऊ गेस्ट हाउस में पहुंची और वहां पर पहुंचकर कार्यकर्ता सम्मेलन उनके द्वारा किया गया। देखा जा सकता है कि किस तरह से बड़ी तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी गेस्ट हाउस में मौजूद रहे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए जीत के मूल मंत्र बताए और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि कड़े मुकाबले में जीतने के लिए बड़ी रणनीति की जरूरत होती है और ऐसे में मेहनत की भी आवश्यकता होती है। तो साफ तौर पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए लोगों को मूल मंत्र दिया और साफ तौर पर जिस तरह से देखा जा सकता है कि रायबरेली लोकसभा सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब ऐसे में प्रियंका गांधी ने आकर यहाँ की बागडोर संभाल ली है और चुनावी जो भी सरगर्मियां हैं उसके बीच में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए प्रियंका गांधी कमान संभाल कर पूरी बागडोर अपने हाथों में ले चुकी हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने भूये मऊ गेस्ट हाउस में कार्यकर्ता सम्मेलन किया और कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं में भारी जोश और उमंग भरा, जीत के लिए उन्होंने टिप्स दिए, मूल मंत्र दिए, किस तरह से चुनावी मैदान में कूदकर अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए लोगों से डोर टू डोर प्रचार करते हुए वोट मांगना है, इसको लेकर उन्होंने विस्तृत चर्चा की। और ऐसे में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक की जो भी बातें थी वो लोगों को याद दिलाई और बताया कि रायबरेली पारंपरिक कांग्रेस की सीट है, यहाँ से लोगों का पुराना नाता है, तो ऐसे में अपने लोगों को किस तरह से जगाना है और किस तरह से लोगों के बीच में जाना है, इसको लेकर उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में खूब चर्चाएं की। और वहीं पर लोगों ने जिस तरह से प्रियंका गांधी से कंधा मिलाकर समर्थन दिया, तो साफ तौर से देखा जा सकता है कि जिस तरह से प्रियंका गांधी के आने के बाद एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है और बड़ा उत्साह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले 5वें चरण के चुनाव में 20 मई को जनता किसके सर पर ताज पहनाएगी और कौन रायबरेली का सांसद होगा। चूंकि भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है और ऐसे में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कौन भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, किसका माहौल है और कौन यहां से विजयी होगा। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। तो अमेठी पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय यादव। मौसमी तापमान के साथ साथ बीबीआईपी जनपद अमेठी का सियासी तापमान भी इस समय हाई है।
एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार स्मृति ईरानी को अमेठी से लोकसभा चुनाव 2024 का प्रत्याशी बनाया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने केएल शर्मा को अमेठी से लोकसभा चुनाव 2024 का उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार क्षेत्र में सक्रिय है, मेहनत कर रही है। वहीं कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी त्रिलोकपुर के मुंशीगंज पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ लंबी बैठक की और कहीं ना कहीं 2024 में इस बार कमल खिलाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र भी दिया। साथ ही साथ आपको बता दें कि मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि इस बार जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि जो कांग्रेस है वो सीजनली लोग हैं, चुनाव के समय दिखाई पड़ेंगे, जैसे ही चुनाव खत्म होगा वो गायब हो जाएंगे। अब देखना ये होगा कि 5वें चरण में अमेठी में 20 मई को मतदान होना है और 4 जून को मतगणना होनी है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो सियासत की गढ़ अमेठी कही जाती है उसमें इस बार कमल खिलता है या कांग्रेस का खोया हुआ गढ़ वापस मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। संजय कुमार यादव, इंडिया वॉइस, अमेठी। वहीं लखनऊ में कांग्रेस के बाद अब विधान परिषद विहीन हुई बीएसपी, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बेग। गर्दिश के दौर से गुजर रही बसपा को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के बाद अब बसपा का विधान परिषद में कोई भी सदस्य मौजूद नहीं रहेगा, क्योंकि बसपा के इकलौते सदस्य भीमराव अंबेडकर का कार्यकाल खत्म हो गया है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी का एक समय था, बहुजन समाज पार्टी का यूपी में दबदबा था, उसके कई विधायक और विधान परिषद सदस्य मौजूद रहते थे, लेकिन धीरे धीरे बसपा का दुर्दिन शुरू हो गया। धीरे धीरे राजनीतिक साख घटती गई और यहाँ तक कि यूपी में विधान परिषद का एक ही सदस्य यानी भीमराव अंबेडकर मौजूद रह गए, लेकिन बीते 5 मई को भीमराव अंबेडकर का कार्यकाल खत्म हो गया। ऐसे में अब बसपा की तरफ विधान परिषद में प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई सदस्य नहीं मौजूद रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में भी बसपा का एक लौता विधायक उमाशंकर सिंह है। ऐसे में वह भी कोई आवाज़ कभी उठाते नहीं दिख पाते। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रतिपक्ष नेता सपा अखिलेश यादव हैं, जिनसे बसपा का हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। फिलहाल जिस तरह से विधान परिषद में बसपा का कोई सदस्य नहीं मौजूद है, ऐसे में वह जनता की आवाज़ किस तरह उठाएगी यह देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के दुर्दिन इस तरह देखने को मिलेंगे, यह कभी बसपा प्रमुख मायावती को अंदाजा नहीं रहा होगा। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो वहीं मेरठ में भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम ने विवादित बयान दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शाहरुख सैफी। उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड नेता पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सोम का एक वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें, ठाकुर संगीत सोम लगातार अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। ठाकुर संगीत सोम ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि मैनपुरी में बाबर और अकबर की औलादों ने जिस तरीके से महाराणा प्रताप की मूर्ति पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने समर्थकों के साथ गए और जूते चप्पल सहित गए हैं, वो काबिले बर्दाश्त नहीं है। वहीं ठाकुर संगीत सोम ने यह भी कहा है कि बाबर और अकबर की औलादे अपने पाकिस्तान में बैठे आकाओं को खुश करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी की रिपोर्ट। वहीं उत्तराखंड में जंगलों की आग नियंत्रण से बाहर होती हुई नजर आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतोरा। वनाग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और ये सीधे तौर पर कह सकते हैं सरकार और वन विभाग दोनों के लिए बड़ा चिंता का विषय यहाँ पर बन रहा है।
जिस प्रकार से वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही है, ऐसे में कह सकते हैं कि जो जंगलों की आग है अब वो विभाग के नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। यही वजह है कि सरकार की तरफ से सेना की मदद यहाँ पर ली जा रही है, एनडीआरएफ की मदद यहाँ पर ली जा रही है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर ये जो जंगलों की आग है उस पर नियंत्रण पाया जा सके। लेकिन जिस प्रकार से जंगलों की आग भड़क रही है, जंगल धड़क रहे हैं, उसमें से कह सकते हैं कि सरकार की चिंता बढ़नी शुरू हो गई है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सभी चुनावी कार्यक्रमों को रद्द कर वापस उत्तराखंड आने का निर्णय लिया है। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक करेंगे, वनाग्नि को लेकर और अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे ताकि राज्य में जो जंगल की आग भड़क रही है उस पर नियंत्रण पाया जा सके और खासतौर पर राज्य की जो वन संपदा नष्ट हो रही है इस आग के चलते उसे बचाया जा सके। कोशिश ये धामी सरकार की और वन विभाग भी लगातार प्रयास कर रहा है। कैमरामैन निशांत चौहान के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज। उत्तराखंड में वनाग्नि की समस्या खत्म होगी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। वनाग्नि को अब अंकुश लग सकता है। मौसम विभाग का ये कहना है कि आज से जो मौसम है उसमें परिवर्तन देखने को मिल सकता है। और अगर मैं आज की बात करूं तो आज कुमाऊं क्षेत्र में जो निचले इलाके हैं वहाँ पर हल्की बरसात हो सकती है, क्योंकि जो इफेक्ट पड़ रहा है पौड़ी और पिथौरा गर्मी का अत्यधिक देखने को मिल रहा है। जिसके बाद लगातार ये प्रयास किए जा रहे थे वन विभाग के अधिकारियों के साथ साथ जो बाकी समाज सेविक दल भी है वो भी वहाँ पर जुटे हुए थे, साथ साथ संबंधित विभाग भी इसमें मदद कर रहे थे। लेकिन जो बारिश का फैक्टर इसमें रहता है वो साफ तौर पर देखने को मिलता है और बहुत महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन 13 मई तक इसी तरह का मौसम रहने वाला है। थोड़ी बरसात पहाड़ी राज्यों में देखने को मिलेगी, जिसके बाद मौसम विभाग के जो निदेशक हैं विक्रम सिंह, उनका कहना है कि इसमें पूरी तरह से अंकुश जो वन अग्नि है उस पर लग जाएगा, जिसके बाद जो राहत है वो वन कर्मचारियों को मिल सकती है। और साथ साथ जो प्रदेश की जनता जिस तरह से वनों की अग्नि से परेशान हो रही है उस पर कहीं ना कहीं जो आराम है वो प्रदेश की जनता को मिल सकता है। अब देखना होगा क्या मौसम का जो पूरा अनुमान दिया गया है उससे कहीं ना कहीं जो वन अग्नि है उसमें ज़रूर मदद मिलेगी। लेकिन क्या जो बरसात है वो इस वन अग्नि को संभाल पाएगी? कैमरामैन निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता। वहीं प्रयागराज में शाही ईदगाह मामले की हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई हुई। लंबी सुनवाई के बाद हालांकि सुनवाई पूरी न होने की वजह से अब 15 मई को इस मामले में आगे सुनवाई होगी। दरअसल जो शाही ईदगाह के विवाद को लेकर के 18 अलग अलग याचिकाएं हैं जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अलग अलग बिंदुओं पर सुनवाई चल रही है। ख़ास तौर से जो इसकी पोषणीयता है इसको लेकर के मुस्लिम पक्ष ने जो चुनौती दी है उस पर सुनवाई चल रही है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से पिछली तारीखों पर तमाम दलीलें दी गई, खासतौर से वर्शिप एक्ट का हवाला दिया गया। उसके जवाब में अब हिंदू पक्ष के वकील अपनी बहस कर रहे हैं। आज भी इस मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से तमाम दलीलें दी गई, कुछ साक्ष्य भी रखे गए हैं। अब इस मामले में 15 मई को एक बार फिर से सुनवाई होगी। तो कह सकते हैं कि मथुरा मामले की सुनवाई लगातार कोर्ट में चल रही है, जिस पर अब दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 15 तारीख को जब फिर से ये कार्रवाई शुरू होगी तो हिंदू पक्ष अपनी दलीलों को आगे बढ़ाएगा। उसके बाद कोर्ट क्या रुख अख्तियार करता है, क्या फैसला करता है, इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरह से सुनवाई हो रही है उम्मीद की जा रही है कि जल्दी इस पर कोई निर्णय आएगा। शोएब रिजवी, इंडिया वाइज, प्रयागराज। तो वहीं दिल्ली में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। शराब घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया को भी फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जी हाँ, जहां एक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है, तो वहीं आज राउस रेवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की भी पेशी थी और उनकी जो न्यायिक हिरासत है 15 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है। लिहाजा साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अभी उन्हें कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि एक और जहां 8 मई यानी कल बुधवार को उनकी जमानत को लेकर के फैसला होना है, लिहाजा देखना लाजमी होगा कि जब कल कोर्ट जमानत को लेकर के सुनवाई करता है तो क्या उन्हें कोई राहत मिल पाती है या नहीं। लेकिन साफ कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार न्यायिक हिरासत बढ़ती जा रही है और एक के बाद एक जो फैसला है वो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के पक्ष में जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लिहाजा देखना लाजमी होगा कि कल होने वाली सुनवाई में कोर्ट क्या तय करता है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। मेरठ में एक समाज सेवी ने अजीबोगरीब शपथ ली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शाहरुख सैफी। मेरठ के थाना भावनपुर क्षेत्र के रहने वाले
मोहित कुमार लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। मोहित कुमार ने 2018 से अभी तक जूते और चप्पल ना पहनने की कसम खाई थी। मोहित कुमार का कहना है कि जब तक मैं अवैध तरीके से सरकारी संपत्तियों पर भूमाफियाओं का कब्जा मुक्त नहीं कराऊंगा, मैं जूते और चप्पल नहीं पहनूंगा। मोहित कुमार का यह भी कहना है, नदीम मेवाती भूमाफिया लगातार उनको धमकियां दे रहा है। मोहित कुमार को अपनी जान का खतरा बना हुआ है। इसके बावजूद भी मोहित कुमार ने कार्रवाई ना करने से पीछे नहीं हटे। लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ मोहित कुमार कार्रवाई पर लगे हुए हैं और उक्त अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन मोहित कुमार को अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सफी की रिपोर्ट। वहीं टोंक में दर्दनाक हादसा हो गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राहुल जांगे। पे आए दिन सड़क हादसों की खबर देखी और सुनी जाती है। ऐसे ही कुछ मामला टोंक जिले में भी देखने को मिला है, जहां पर एक सड़क हादसे में करीबन 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और 3 की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। दरअसल ये जो कार थी वो चाकसू से टोंक की ओर जा रही थी। इसी बीच बरूनी के बीच में ये दर्दनाक हादसा हुआ, जहां ओवरटेकिंग के चलते रोडवेज बस और कार के बीच जबरदस्त हादसा हो गया। हादसे के बाद बताया जा रहा है कि 7 लोगों को टोंक के सदर अस्पताल ले जाया गया है और 7 में से 6 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया। रेफर के दौरान एक की बीच में ही मौत हो गई। अब इस मौत के बाद से अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से परिवहन विभाग इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एक्शन करता है। राहुल जांग, इंडिया वॉइस, टोंक। वहीं लखनऊ में साइबर टीम को बड़ी सफलता मिली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता चंदन वर्मा। अपने आप को कस्टम का अधिकारी बताने वाला आशीष राय आज पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। आशीष राय ने एक महिला को कॉल किया था और उससे बात करी और उसके बाद उस महिला को बताया कि आपके नाम से जो पार्सल आया था उसमें कई ऐसी चीज़ें पाई गई हैं, जो चाहे बात करी जाए तो MDM पाया गया है और साथ ही साथ जो कई ATM कार्ड है वो पाया गया है। हालांकि उसके बाद उस महिला से आशीष राय मिलने के लिए पहुंचा और जब महिला से मिला तो महिला को डरा धमका कर महिला से करीबन 85 लाख रुपए की ठगी कर ली। जब महिला को पता चला कि 85 लाख रुपए महिला से ठग लिए गए हैं तो इसकी शिकायत महिला ने साइबर क्राइम में करी है। जब साइबर क्राइम में इसकी शिकायत की गई, यानी 1 मई को इसका मुकदमा दर्ज किया गया और आज 5 तारीख को इसकी गिरफ्तारी हो गई है। तो साफ तौर पे जिस तरह से ये ठगी के मामले सामने आ रहे हैं और लगातार जो साइबर क्राइम है इन ठगी पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से आज आशीष राय को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये संदेश जा रहा है कि जो ठग हैं वो अब पूरी तरह से सतर्क हो चुके हैं और कहीं ना कहीं पुलिस को भी चकमा देते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसे में जो आज आशीष राय की गिरफ्तारी की गई है, प्रदेश की सबसे बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है, क्योंकि महिला को डरा धमकाकर अपने आप को कस्टम अधिकारी बताता था और महिला इसी कस्टम अधिकारी के ही उसमें आकर और महिला ने अपने करीबन 85 लाख रुपए है वो दे डाला। लखनऊ से इंडिया वॉइस के लिए चंदन वर्मा। रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।